चीलों को किया गिरफ्तार। बहुत समय पहले, जब सूरज अपनी पहली किरणों से धरती को जगाता था, एक हरा भरा, शांत और सुंदर गांव था, सूरजनपुर। यह गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं था। यहाँ आम के घने बाग, खेतों में लहराती फसलें, मीठे पानी की झीलें और पेड़ों से लिपटे हुए बांस के झुरमुट थे। पक्षियों की चहचहाहट सुबह की हवा में मिठास घोल देती थी और शाम को हजारों जुगनू अंधेरे को उजाले में बदल देते थे। इंसान, पशु पक्षी, जल और जंगल सभी मिलकर मानो एक परिवार की तरह रहते थे। गांव के लोग भी बड़े दयालु और प्रकृति प्रेमी थे। वे अपने बच्चों को यही सिखाते थे कि हर जीव का, हर पेड़ पौधे का इस धरती पर उतना ही अधिकार है जितना हमारा। लेकिन वक्त के साथ कुछ बदलने लगा। गांव का विस्तार होने लगा, नई नई जरूरतें जन्म लेने लगीं। लकड़ी के लिए पेड़ काटे जाने लगे, खेतों को और बड़ा करने के लिए जंगल के हिस्से साफ कर दिए गए। शहरों की नकल में गांव में भी प्लास्टिक और कूड़े का ढेर बढ़ने लगा। गांव के लोग अब खुले में ही कूड़ा और मरे जानवर फेंकने लगे। कोई ध्यान नहीं दे रहा था कि इनके क्या परिणाम हो सकते हैं। शुरुआत में तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे गांव के आसमान में एक नई मुसीबत मंडराने लगी, चीलों का झुंड। पहले तो गांव में चीलें कम ही दिखाई देती थीं। वे ऊंचे पेड़ों पर घोंसला बनातीं, कभी कभार खेतों में चूहे या मरे जानवर खा लेतीं और फिर झील के पार उड़ जातीं। लेकिन अब दिन रात गांव के ऊपर दर्जनों चीलें मंडरातीं। उनकी आंखें तेज और पंजे नुकीले। छोटा सा बच्चा अगर छत पर अकेला खेल रहा हो तो मां को डर लगता कि कहीं कोई चील झपट्टा न मार दे। मवेशियों के बच्चे, बछड़े और बकरियां अक्सर गायब होने लगे। कभी कभी तो चीलें किसानों के सिर पर भी झपट्टा मार देतीं, उनके हाथ से खाना छीन लेतीं। पूरी हवा में डर और बेचैनी का माहौल बन गया। गांव के बच्चे, जो पहले स्कूल जाते समय पेड़ों की छांव में खेलते थे, अब सिर झुकाकर और जल्दी जल्दी भागते हुए स्कूल जाते। महिलाएं खेत में काम करने से डरने लगीं और बुजुर्गों ने तो अपना खेत जाना ही छोड़ दिया। धीरे धीरे लोगों का धैर्य जवाब देने लगा। पंचायत में रोज इस विषय पर चर्चा होती, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। एक दिन जब गांव का सबसे छोटा बच्चा, छोटी सी सीमा, चील के हमले से बाल बाल बच गई, तो गांव में हड़कंप मच गया। सभी लोग इकट्ठा हुए, गुस्से और डर से भरे हुए। ऐसे में गांव के सबसे समझदार और सम्मानित व्यक्ति मास्टर जी खड़े हुए। मास्टर जी न सिर्फ गांव के स्कूल में पढ़ाते थे, बल्कि जीवन के अनुभवों से भी सबको सीख देते थे। मास्टर जी ने सबको शांत किया और बोले, हम इन चीलों को दोषी मान रहे हैं, पर क्या हमने कभी सोचा कि उनका व्यवहार अचानक इतना आक्रामक क्यों हो गया? क्या वे पहले भी ऐसी थीं? लोगों ने सिर झुका लिए। मास्टर जी ने आगे कहा, हमने अपने जंगल काट दिए, कूड़ा करकट खेतों और झील के किनारे फेंकना शुरू कर दिया और मरे हुए जानवरों को खुले में छोड़ने लगे। पहले चीलों को अपने खाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब हमने उनके लिए मुफ्त का भोजन और आरामदायक जगहें उपलब्ध करवा दी। धीरे धीरे उनका डर खत्म हो गया और वे हमारी आदतों का फायदा उठाने लगी। गांव के लोग चुप हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। लेकिन समस्या यह थी कि अब चीलों का झुंड इतना बड़ा और आक्रामक हो चुका था कि उन्हें हटाना भी आसान नहीं था। गांव की महिलाओं ने सुझाव दिया कि चीलों को पकड़कर दूर जंगल में छोड़ दिया जाए। पुरुषों ने सोचा कि शायद उन्हें भगाने के लिए तेज आवाजें या पटाखे चलाए जाएं। बच्चों ने डरते हुए कहा कि वे अब स्कूल नहीं जाएंगे। आखिरकार पंचायत ने फैसला लिया कि चीलों को पकड़ना ही होगा। गांव के नौजवानों ने अगले कुछ दिनों तक चीलों की आदतों और उड़ने उतरने के समय का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि चीलें दोपहर के वक्त सबसे ज्यादा सक्रिय रहती हैं, लेकिन रात को वे खाने की तलाश में खेतों के आसपास मंडराने लगती हैं। मास्टर जी की सलाह पर गांव के बढ़ई और लोहार ने मिलकर एक बड़ा लोहे का पिंजरा तैयार किया। पिंजरे के अंदर मांस रखा गया, जिसमें नींद की दवा मिलाई गई थी। योजना थी कि चीलें मांस खाने आएंगी, दवा का असर होगा और वे बेहोश हो जाएंगी। उसके बाद उन्हें पकड़कर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाएगा, जहां वे इंसानों से दूर रहें। जिस रात यह योजना लागू होनी थी, गांव में सन्नाटा था। बच्चों को घर के अंदर रखा गया, महिलाएं पूजा पाठ कर रही थीं कि सब ठीक रहे, और पुरुष खेत के पास छुपकर बैठे रहे। पिंजरे को खेत के बीचों बीच रखा गया। जैसे ही अंधेरा घना हुआ, आसमान में पंखों की सरसराहट सुनाई देने लगी।
चीलों का झुंड धीरे धीरे पिंजरे के चारों ओर मंडराने लगा। कुछ चीलें भूख से बेकाबू हो चुकी थीं। वे झपट्टा मारकर पिंजरे के अंदर गईं और मांस खाने लगीं। नींद की दवा ने तेजी से असर दिखाया। आधे घंटे के भीतर 7 में से 5 चीलें बेहोश हो गईं, लेकिन 2 चीलें बहुत चालाक थीं। वे दूर से बैठकर सब देख रही थीं। उन्हें शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उनमें से एक ने अचानक हमला किया, लेकिन मास्टर जी ने साहस दिखाते हुए एक लकड़ी फेंक कर उसे भगा दिया। रात भर गांव के लोग पहरा देते रहे। सुबह होते ही गांव के सभी लोग जमा हो गए। बेहोश पड़ी चीलों को बड़ी सावधानी से पिंजरे में रखा गया और बैलगाड़ी में लाद कर दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। जंगल की शांति में पहुंचकर जब चीलें होश में आईं तो उन्होंने देखा कि अब इंसानों के गांव में लौटना आसान नहीं होगा। गांव में जश्न जैसा माहौल था, लेकिन मास्टर जी ने सबको एक बार फिर इकट्ठा किया। उन्होंने पूछा, क्या हमें सच में चीलों को सजा देनी थी या असली सजा तो हमें खुद को देनी चाहिए थी? सब चुप हो गए। मास्टर जी बोले, प्रकृति का संतुलन हमने बिगाड़ा। अगर हम अपनी आदतें नहीं बदलेंगे तो कोई और मुसीबत आ सकती है। वह दिन सूरजनपुर के इतिहास में एक मोड़ बन गया। पंचायत ने कसम खाई, अब से कोई भी जंगल नहीं काटेगा बिना जरूरत के। मरे हुए जानवरों को खुले में नहीं छोड़ा जाएगा, उनका उचित तरीके से निपटारा किया जाएगा। गांव की सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। हर घर में कूड़े के लिए गड्ढा बनाया जाएगा और कूड़ा जलाने या खेत में फेंकने की जगह खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बच्चों को स्कूल में पर्यावरण की शिक्षा दी जाएगी ताकि वे बड़े होकर प्रकृति की रक्षा कर सकें। गांव की महिलाओं ने एक समूह बनाया जो हर हफ्ते गांव की सफाई करेगी और पेड़ लगाएगी। पुरुषों ने तय किया कि हर साल बरसात में कम से कम 2 पेड़ लगाना अनिवार्य होगा। बच्चों ने भी वादा किया कि वे पेड़ों और पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। कूड़ा करकट कम हो गया, झील का पानी फिर से साफ रहने लगा, पेड़ों पर फिर से पक्षियों का बसेरा होने लगा। चीलें, जिन्हें अब गांव में मुफ्त का भोजन नहीं मिल रहा था, खुद ही वापस जंगल की ओर लौट गईं। गांव की 2 सबसे चालाक चीलें भी, जो उस दिन बच गई थीं, कुछ दिनों तक आसमान में मंडराती रहीं, लेकिन जब उन्हें समझ आ गया कि अब यहां पहले जैसा कुछ नहीं रहा, तो वे भी गांव छोड़कर चली गईं। समय के साथ गांव में पहले जैसी ही शांति और खुशहाली लौट आई। बच्चे फिर से पेड़ों की छांव में खेलते, महिलाएं खेतों में गुनगुनाती हुई काम करतीं और बुजुर्ग अपनी छड़ी टेकते हुए खेतों की सैर पर निकल जाते। लेकिन इस बार गांव के लोगों के मन में एक गहरी समझ बस गई थी। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। हर जीव, चाहे वह चील हो या गिलहरी, इस धरती का हिस्सा है और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, अगर हम फिर से पुराने तरीके पर लौट आएं तो क्या होगा? एक बच्चे ने जवाब दिया, फिर से कोई ना कोई मुसीबत आएगी, क्योंकि प्रकृति कभी माफ नहीं करती। मास्टर जी मुस्कुरा पड़े। उन्होंने बच्चों को समझाया, प्रकृति हमें बार बार संकेत देती है। अगर हम उसकी बात समझ लें तो हम सब सुख शांति से रह सकते हैं, लेकिन अगर हम जिद करेंगे तो उसकी सजा हमें ही भुगतनी पड़ेगी। अब सूरजनपुर में हर त्योहार पर वृक्षारोपण होता, हर घर में पानी बचाने की मुहिम चलती और हर बच्चा ये जानता था कि पक्षी, जानवर, पेड़, ये सब उनके साथी हैं, न कि दुश्मन। गांव की महिलाएं अब अपने आंगन में तुलसी और फूलों के पौधे लगाती, जिससे तितलियां और मधुमक्खियां भी लौट आईं। पुरुष खेतों की मेड़ पर नीम और पीपल के पेड़ लगाते ताकि छांव भी मिले और पक्षियों को घोंसले बनाने की जगह भी। समय के साथ सूरजनपुर का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग कहते, ये वही गांव है जहां कभी चीलों का आतंक था, लेकिन अब यहां हरियाली और खुशहाली की बयार बहती है। आसपास के गांवों से लोग यहां आकर सीखने लगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव बड़ी समस्याओं का हल बन सकते हैं। एक दिन जब गांव में बारिश हो रही थी और बच्चे आंगन में भीग रहे थे, मास्टर जी ने सबको बुलाया और कहा, देखो, ये बारिश, ये हरियाली, ये चहकते पक्षी, ये सब हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। अगर हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी। कहानी की सबसे बड़ी सीख यही थी, प्रकृति से छेड़छाड़ का परिणाम हमेशा हमारे सामने खतरनाक रूप में आता है। चीलें, जो कभी गांव की दुश्मन बन गई थीं, दरअसल हमारे ही कर्मों का आईना थीं। हमने जब अपने व्यवहार में बदलाव किया तो चीलों का व्यवहार भी बदल गया। पशु पक्षी बुरे नहीं होते,
उनका व्यवहार हमारे कर्मों का परिणाम होता है। सूरजनपुर के लोग अब इस बात को भली भांति समझ चुके थे। वे जानते थे कि सामंजस्य और समझदारी के साथ ही प्रकृति के साथ संतुलन बना रह सकता है। अगर हम अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसका दुष्परिणाम एक न एक दिन हमें ही भुगतना पड़ेगा। इस तरह सूरजनपुर की कहानी न सिर्फ एक गांव की बल्कि हर उस जगह की कहानी है जहां मनुष्य और प्रकृति का रिश्ता गहरा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली गिरफ्तारी किसी जानवर या पक्षी की नहीं बल्कि हमारे अंदर छुपी गलत आदतों की होनी चाहिए। जब हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेंगे तभी हमारा समाज, हमारा गांव और हमारी धरती सुंदर, सुरक्षित और सुखी बन सकेगी। तो अगली बार जब आप किसी पक्षी को परेशान देखें या कोई जानवर गांव शहर में घुस आए तो उसे दोष देने से पहले यह जरूर सोचें, क्या कहीं उसका कारण हमारे ही कर्म तो नहीं है? क्या हमें भी अपने व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत नहीं है? यही सूरजनपुर की कहानी की सबसे बड़ी सीख है। प्रकृति से प्रेम करो, उसका सम्मान करो और सामंजस्य के साथ जीवन जियो, क्योंकि अंत में प्रकृति का न्याय सबसे सच्चा और सबसे कठोर होता है।